कहाँ तक पता पिछले क्लास बच्चे? वो सर एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा था और आपने वो K2Cr2O7 का एसिड और बेसिक मीडियम बताया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे थे, दैट इज K2Cr2O7 की बात कर रहे थे। तो ये क्या करता है? इट ऑक्सीडाइजेज फॉलोइंग। ये जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सलेट को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो रिएक्शंस अब लिखे थे ना, KMnO4 के प्रेजेंस में लिखे थे, वही यहाँ पर भी रिएक्शंस होगा। तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन लिखोगे? ये जो ऑक्सलेट आयन है, सॉरी, ये जो डाइक्रोमेट आयन है, ऑक्सलेट आयन को एसिडिक मीडियम में, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन एग्जिस्ट करता है, और बेसिक मीडियम में कौन सा आयन एग्जिस्ट करता है? दैट इज क्रोमेट आयन, CrO4 2- आयन, क्रोमेट आयन। तो ये क्या करेगा? सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या चीज में करेगा ऑक्सीडाइज? कार्बन डाइऑक्साइड में। खुद क्या चीज में रिड्यूस हो जाएगा? खुद Cr3+ में रिड्यूस हो जाता है, और प्लस पानी, वाटर तो रहेगा ही। जैसे अगर ये रिएक्शंस को मुझे बैलेंस करने की जरूरत, अगर बैलेंस करना है तो इसका एन फैक्टर्स कितना होगा बताओ? इसका एन फैक्टर्स यहाँ पर देखोगे, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, ये +6 से +3 में जा रहा है। पर एटम चेंज कितना निकला? 3 का। 6 - 3 दैट इज 3। और यहाँ पर 2 क्रोमियम है, इसलिए एन फैक्टर 6 है इसका। इसी तरह इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ? यहाँ पर देखो, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, यहाँ पर देखो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। चेंज कितना का? 1 का। यहाँ पर 2 कार्बन है, इसलिए एन फैक्टर्स 2। ये सिंपलेस्ट रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपलेस्ट रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एटम्स को बैलेंस करो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर भी 2 क्रोमियम करो। यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन करो। क्या 3 होगा तो 6:2। अच्छा हाँ, ये 3 सॉरी, ये 3, तो ये 3 होगा। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन, क्रोमियम 2 तो क्रोमियम 2। चलो ये हो गया, अदर एटम्स बैलेंस है। नेक्स्ट जब ये एसिडिक मीडियम में, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन इधर काउंट कर लो, 7 ऑक्सीजन, 7 + 12 कितना ऑक्सीजन? 12 + 7 7 19 ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन है? इधर 12 ऑक्सीजन है। तो 19 बनाने के लिए कितना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 7 वाटर करना पड़ेगा, 7 वाटर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन काउंट कर लो एक बार। हाँ, 12 + 7 दैट इज 19। इधर भी 12 + 7 19, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जॉब इज हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन इधर देखो है, इधर पहले देख लो 14 हाइड्रोजन, तो 14 हाइड्रोजन, 14H+, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चार्ज अगर बैलेंस ऑटोमेटिकली हो रहा है तो बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन मेरा बैलेंस है। चार्ज देखो इधर, चार्ज काउंट करके देखो, -2 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या? -6। ये -2 -6 और ये +14, कितना चार्ज आ गया देखो काउंट करके? 8 14 में से 8 गया, दैट इज 6, +6 यूनिट। इधर भी +6 यूनिट आना चाहिए, देखो इधर भी +6 यूनिट है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर दिया। ऐसे जरूरत नहीं है, मैं ओनली स्केलेटन रिएक्शंस लिखना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर दूसरा जैसे देखोगे, ये क्या करेगा? अगर इसके सामने सल्फर डाइऑक्साइड आएगा तो उसको भी क्या करेगा? सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। स्केलेटन लिख लो यहाँ पर, दैट इज Cr2O7 2- प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एसिडिक मीडियम में
क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, प्लस खुद रिड्यूस हो जाता है Cr3 प्लस में प्लस वाटर। इसी तरह से और रिएक्शन देखो, जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा क्या चीज में? वाटर और ऑक्सीजन। नहीं 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 नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो, इसको KMnO4, ये डाइक्रोमेट आयन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करना मतलब यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाएगा ये ऑक्सीडेशन मतलब बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मतलब ये जरूर O2 में जाएगा, ये -1 से 0 में जाएगा तभी बढ़ेगा। तो ये क्या चीज में हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा Cr3 प्लस में प्लस वाटर। इसी तरह ये जो ये I माइनस को I माइनस हो, Cl माइनस हो, Br माइनस हो, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा क्या चीज में, I2 में। अगर Cl माइनस रहेगा तो Cl2 में, या Br रहेगा तो Br2 में। जैसे एक एक के आयोडीन के केस में लिखकर दिखा रहा हूं, डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, खुद रिड्यूस हो जाएगा Cr3 प्लस में और प्लस पानी। इसी तरह से पांचवा, अगर SN2 प्लस को क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, SN4 प्लस में। SN4 प्लस, हाँ SN4 प्लस में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसको, ये रिएक्शंस को आप खुद लिखने की कोशिश करें। स्केलेटन, ये डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम है, SN2 प्लस को SN4 प्लस में कन्वर्ट करेगा, प्लस खुद Cr3 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा प्लस वाटर। तो ये लिखो, ये और कुछ बचा देखने दो। हाँ, एक हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को, मतलब 6 जो है दैट वन इज H2S को, जहां पर सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, ये सल्फर में कन्वर्ट करता है। रिएक्शन लिखना है, डाइक्रोमेट आयन H2S एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ये क्या चीज सल्फर में रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर ये क्या Cr3 प्लस आयन है प्लस वाटर। इसी तरह से नेक्स्ट लिख लेना, नेक्स्ट दैट वन इज Fe2 प्लस को ये क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, Fe3 प्लस में। ये भी रिएक्शन लिख लेना, हाँ ये भी लिख लेना। नहीं बोलो, रहते टूटे गए तो लेनी कुछ कैसे टूटे गए, अच्छा ये मतलब कर पड़ा। लिख लिया वो रिएक्शन? हाँ सर। चलो, एक चीज ध्यान रखना, KMnO4 माइनस
और K2Cl2O7 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है पूछेगा तो हम बोलेंगे KMnO4। KMnO4 KMnO4 को ये ध्यान रखना, KMnO4 अगर जब हम यूज करेंगे तो कभी भी हम HCl को एसिडिक मीडियम की तरह हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये HCl को ऑक्सीडाइज कर कर Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखे, उसके बाद मैं वो बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। लिखो, नोट में लिख लो पॉइंट, वो नोट में पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। KMnO4 कैन नॉट बी यूज्ड, KMnO4 cannot be used, KMnO4 cannot be used in presence of HCl. KMnO4 cannot be used in presence of HCl for oxidation of other substance, for oxidation of other substance, oxidation of other substance as KMnO4 is an strong oxidizing agent, strong oxidizing agent oxidizes, KMnO4 is an strong oxidizing agent, oxidizes Cl minus 2 Cl2 along with other substance, along with other substance. Along with other substance. लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ पर देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास क्या है, पोटासियम परमैंगनेट आयन है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो KMnO4 है, MnO4 माइनस है, अगर आप Fe2+ को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो और आपने मीडियम के तौर पर क्या लिया है, HCl लिया है, तो मीडियम के तौर पर क्या लिया, ये क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। मीडियम के तौर पर आपने HCl लिया है, तो ये जो KMnO4 है, इट इज एन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करेगा ही, साथ ही साथ ये क्या करेगा, HCl का Cl- को भी ऑक्सीडाइज करके क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, Cl2, और साथ ही साथ खुद रिड्यूस हो जाएगा Cr3+ में, और प्लस वाटर तो होगा ही। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम तो ओनली Fe2+ को ऑक्सीडाइज करवाना चाहते थे, बट यहाँ पर Cl- ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज टू क्या, Mn2+ होगा ना, Cr3+ क्रोमियम हाँ, बिल्कुल। ये क्रोमियम कहाँ से आ गया, ये Mn2+। तो इसलिए जब हम KMnO4 को किसी अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाना है तो मीडियम के तौर पर HCl को यूज नहीं करते हैं। मीडियम के तौर पर हम H2SO4 यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सल्फर यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये KMnO4 इसको कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो पॉइंट लिखा हुआ है क्या समझ में आ रहा है, बताओ। हाँ सर। चलो अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर नोट का दूसरा पॉइंट लिख लो। नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट is used in presence of HCl,
in presence of HCl as dichromate ion do not oxidize Cl minus ions. पर आपने तो मतलब सर Cl माइनस को Cl2 में रुको कन्वर्ट करना है बोला था। रुको यहाँ पर समझो। देखो हम क्या बोले, KMnO4 K2Cr2O7 में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो वहां पर अगर देखो ये दूसरा सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करेगा, बट अगर मीडियम वाला जो लोग है ना, मीडियम वाला HCl H2SO4 जो लोग है उसको ये K2Cr2O7 ये ओनली एक ही सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। ये HCl जो मीडियम के तौर पर यूज करोगे, जो HCl यूज करोगे उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ये बोलना चाह रहा हूं। अगर ओनली Cl माइनस यहाँ पर रहेगा तो उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, वो तो लिखाया ही मैं हूं वहां पर। हाँ सर। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तरह का जो स्टडी करना हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें ध्यान रखना, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब काम करेगा तो ये क्या करेगा, देखो यहां पर ध्यान रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या करेगा, सामने वालों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा मतलब क्या? खुद रिड्यूस होगा मतलब क्या? खुद रिड्यूस होगा मतलब क्या? देखो ये दो ही प्रोडक्ट बनाएगा, H2O और O2। तो खुद रिड्यूस होगा मतलब वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या देख रहे हो, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एन फैक्टर्स की बात करूं तो ये ध्यान रखना, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये वाटर में कन्वर्ट होता है, H2O में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो टेल मी द एन फैक्टर्स। 2 चेंज बताओ, चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज 1 दैट इज हायर माइनस लोअर। तो यहाँ पर हायर ये -1 है, -1 ऑफ -2 ये चेंज निकला। चेंज कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, तो इट विल कम 2। अगर मैं इसका एन फैक्टर्स, वाटर्स का एन फैक्टर्स निकालता तो कितना था बताओ? 1 चेंज 1 हाँ, वो चेंज दैट इज -1 ऑफ दैट इनटू 1 दैट विल कम 1। इसी तरह से अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वो हाँ, तो ये ध्यान रखना ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, मतलब ये -1 से 0 में, -1 से 0 में बढ़ना। अभी यहाँ पर एन फैक्टर इसका बताओ। 2 हाँ, चेंज दैट इज ये चेंज निकल गया इनटू 2 दैट इज 2। इसी तरह इसका एन फैक्टर्स अगर पूछते तो बताओ, 2 इसका भी एन फैक्टर्स 2। आगे रे चला, चलो रे कट्टा दे दो, कट्टा।
नेक्स्ट तरह का जो हम लोग सब्सटेंस को स्टडी करने वाले हैं दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। लिखना चौथा, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम थायोसल्फेट? Na2H2O7. नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हम थायोसल्फेट आयन बताया था। थायो कब आता है बताओ? H2O3 Na2H2O3 Na2H2O3। हाँ गुड। देखो देखो देखो, ये ऐसे ऐसे ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं बताओ? सल्फेट आयन, सल्फेट बोलते थे ना। हाँ, हाँ अब क्या करेंगे ना, एक ऑक्सीजन को कम करो और सल्फर को बढ़ा दो, थायो तो ये क्या हो जाएगा? सल्फर 2 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। तो जब भी सल्फर का नंबर बढ़ता है ना तो थायो टर्म आता है, थायो टर्म। इसका नाम था सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा थायोसल्फेट। चलो तो यहां पर देखो, यहां पर नेक्स्ट वन इज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। देखो एक एक टर्म मिलेगा हाइपो सॉल्यूशंस, हाइपो सॉल्यूशंस। तो हाइपो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? दैट इज एक्वस, एक्वस सोडियम सल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशंस, इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशंस। ये जो सोडियम, ये जो आपका थायोसल्फेट जो दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इट क्या, इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये ध्यान रखना, ये दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। पहले बताओ ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे। 6। अच्छा 6 हो जाएगा। अच्छा से बताओ सही से। +2. +2, +2 होगा। देख लो ना, 2x - 6 इज इक्वल टू -2। हाँ, x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है। हाँ, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट होता है? देखो ध्यान रखना, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर S4O6 2- में कन्वर्ट होता है। इसका इसका नाम बताएगा कोई? टेट्राथायोनेट आयन बोलते हैं। रुक जाओ, टेट्राथायोनेट आयन लिख लो, टेट्राथायोनेट। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राथायोनेट। इसके बारे में स्टडी भी किए थे, पहले बताया था ना। इस S4O6 2- का स्ट्रक्चर भी लिखकर बताया था, याद है? हाँ सर। इसमें 2 सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। हाँ, और इसमें जो सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। तो अगर मैं इसका एन फैक्टर देखूं, एन फैक्टर देखूं, इसका एन फैक्टर तो कितना आएगा बताओ? पर One. एटम चेंज बताओ, पर 0.5. एटम चेंज। हाँ, पर एटम चेंज 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 1 दैट इज 1। अगर इसका एन फैक्टर्स निकालूं तो बताओ? 0.2 2. पर एटम चेंज 0.5 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा? दैट इज 2। नोट में लिख लेना, ये रिएक्शंस आपको बार बार मिलेगा। इट रिड्यूसेस I -2I2, it reduces it reduces I2 to I-, it reduces I2 to I-, I2 to I-। मतलब क्या बोला गया? ये I2 को I- में बदलता है। अगर रिएक्शंस के तौर पर लिखना चाहूं तो देखो ऐसे लिखूंगा, ये थायोसल्फेट I2 को क्या करेगा? I- में बदलेगा और खुद क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? टेट्राथायोनेट में।
टेट्राथायोनेट में। तो इसको लिखो जल्दी से। इसमें इसका एन फैक्टर्स तो अभी निकाले ही थे, कितना आया था, 1 आया था। और इसका एन फैक्टर्स निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 0 से -1 में जा रहा है। पर एटम चेंज 1 का, और 2 आयोडीन है इसलिए इंटू 2 करेंगे, दैट विल एन फैक्टर्स ऑफ I2 इज 2। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द एन फैक्टर्स, कैलकुलेट द एन फैक्टर्स, एन फैक्टर्स, n factors of the following, calculate the n factors of the following। ऐसा क्वेश्चन है? अब कुछ मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन से कैलकुलेट फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, उसका n फैक्टर्स आपको बताना है। जैसे पहला है, जैसे मान लो कि I2 को ये मान लो कि IO3- में कन्वर्ट किया, तो इसका n फैक्टर्स बताना है आपको। 10। बिल्कुल 0 ही है, 0 पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक नहीं निकालता है, एन फैक्टर्स नहीं आएगा, एन फैक्टर्स नहीं निकलेगा, बैलेंसिंग नहीं होगा। तो सब चीज का जो जड़ है दैट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैं अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ। तो ये 0 10 होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एन फैक्टर 10 होगा। ये +5, तो पर एटम चेंज 5 का है, और यहाँ पर आयोडीन 2 है तो 10। इसी तरह इसका एन फैक्टर्स बताओ, एन फैक्टर्स 5 इसका एन फैक्टर्स 5 होगा, 5 होगा, बिल्कुल गुड। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहता तो क्या होता बताओ, इक्विवेलेंट वेट। थोड़ा सा ये भी आयोडीन इक्विवेलेंट, का आयोडीन I2 का मास बाय n फैक्टर। देखो इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज मोलर मास अपॉन n एन फैक्टर। फैक्टर्स। तो मोलर मास तो आयोडीन का जो होगा मोलर मास, तो यहाँ पर लिख लो आयोडीन का मोलर मास, तो ऐसे तो याद नहीं है मुझे, बट जो आयोडीन का मोलर मास एग्जाम में देगा, समझा। या ऐसे लिख देता है, मान लो कि आयोडीन का मोलर मास m है, m अपॉन क्या हो जाएगा, 10। दैट विल बी 10। इसी तरह का ऑप्शंस भी रहेगा, m/10, m/5, m/2 सो ऑन। मतलब एग्जामिनर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द मोलर मास। वो क्या चीज में इंटरेस्टेड है, आपको एन फैक्टर आता है या नहीं आता, उसमें इंटरेस्टेड है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन है दैट वन इज हाइड्रोजन को ये HNO2 में कन्वर्ट करता है, तो इसका एन फैक्टर्स बताओ, इसका एन फैक्टर्स +2। +2 नहीं, गलत है। यहाँ पर नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये 4 3 ये +3 में बैठा हुआ है। 10 तो पर एटम चेंज कितना आएगा, पर एटम चेंज कितना आएगा बताओ, 5 का, 10 और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 10 आ जाएगा। इसी तरह इसका एन फैक्टर्स निकालने की अगर बात होगी तो कितना का बताओ, 5 5 आएगा, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन से। इसी तरह तीसरा लिख लेना जल्दी सा, IO4- कन्वर्ट हो रहा है I2 में, इसका एन फैक्टर्स बताना है, बताओ जल्दी सा। ये देखेगा तो +7 में है यहाँ, ये देखेगा तो 0 में है, 7 तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है, अगला पूछा करते हैं, Fe 0.94O कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में। देखो ये जो कंपाउंड है ना, आगे जब मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएगा, तो 2 तरह का कंपाउंड होता है, एक स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, एक नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। तो ये जैसे ये जो देख रहा है ना, ये Fe2O3, ये क्या है, कॉमन स्टैचोमेट्री को फॉलो करता है, उसको हम स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। बट ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। क्या, बार्थेलियो कंपाउंड? बर्थले कंपाउंड क्या है?
बर्थले क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बर्थले कंपाउंड वो सर Fe 0.97 ऑक्सीजन उसका। हाँ हाँ, तो उसको नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड। आगे बढ़ाऊंगा, अभी उसमें टेंशन मत लो, अभी मुझे इसका एन फैक्टर्स निकालना है, ये इसमें इंटरेस्टेड है हम लोग। वो Fe 0.94 वो जो दिखाई दे रहा है उसका एन फैक्टर्स निकालना है। कैसे निकालना है ये ध्यान देना, कैसे निकालना है उस पर ध्यान दो। देखो इसका मैं दो तरीका बताने वाला हूं, तो पहला तरीका देखो, जो इजी लगेगा उसको फॉलो करना। पहली बात ये बता देता हूं, ये जो Fe 0.94 ओ है, इसमें ध्यान रखना ये एक नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड है, यहाँ लिख लो नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें ध्यान रखना ये जो नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड है, इसमें आयरन, कुछ आयरन Fe2+ में भी है और कुछ आयरन Fe3+ में भी है। मतलब ये जो नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड दिख रहा है, इसमें जो ये आयरन है कुछ Fe2+ में भी है और कुछ आपका Fe3+ में भी है। चलो यहाँ पर बताओ आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आयरन का? +3 +3, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर जो +3 रहा, +3 जो है यहाँ पर भी +3 रहेगा, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एन फैक्टर्स में चेंज नहीं हो रहा है। ओनली यहाँ पर देखना है जो Fe2+ है Fe3+ में कितना कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मैं सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 0.94 है, 0.94 में कितना Fe2+ है और कितना Fe3+ है। तो कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखें। मतलब ये जो नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड है, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में सॉलिड स्टेट में पूछा करते हैं कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसमें Fe2+ का परसेंटेज बताएं और Fe3+ का परसेंटेज बताएं। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, यहाँ पर भी कवर करूंगा, सॉलिड स्टेट में कवर करूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लेता हूं Fe2+ का जो नंबर है x है और इसका जो नंबर हो जाएगा दैट विल बी कितना बताओ, 0.94 - x हो जाएगा। हाँ सर। अगर ये x है तो 0.94 - x। ओवरऑल ये जो कंपाउंड दिख रहा है हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना 2x, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना निकल गया, इसके ऊपर चार्ज कितना ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे x का वैल्यू निकाल कर बताएं आप। x का वैल्यू सॉल्व करके बताएं। जीरो 0.82 0.82 चेक कर लेने दो मुझे। 0.82 गुड, 0.82 x का वैल्यू जो आया 0.82 आया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसमें माइनस कर दो 0.82 दैट इज 2 और 1 0.1 चलो इससे मतलब नहीं। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, हमको पता लग गया कि इस Fe 0.94 में 0.82 Fe2+ है और 0.12 Fe3+ है। Fe3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी Fe3+, यहाँ पर भी Fe3+। ओनली क्या हो रहा है, Fe2+ जो है वो क्या हो रहा है Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो एन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे भाई साहब, एन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखो ये पर एटम चेंज कितना हो जाएगा, +2 से +3 में जा रहा है 1 का, +2 से +3 में जा रहा है 1 का, इंटू कितना Fe2+ है, तो दैट इज 0.82। हम 0.94 नहीं कर सकते क्योंकि 0.94 में से कुछ आयरन 0.12 जो है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रह रहा है, +3 से +3 रह रहा है,
तो उसको कंसीडर एन फैक्टर में नहीं करेंगे। ओनली जो इसमें जीरो जो इसमें Fe2 प्लस है वही Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है। इसलिए इतना काम किया हम पता करने के लिए कि Fe2 प्लस कितना है। तो कितना आएगा बताओ अब? ये 0.82 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस निकालना चाहता तो क्या निकालता? 0.82 Fe2 प्लस 0.82 by 0.94 into 100. बिल्कुल बिल्कुल, समथिंग अपॉन टोटल, ये परसेंटेज तो निकालना आता ही है, इंटू 100 कर देते। तो ये भी लिख लो, ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेथड देखो, दूसरा मेथड देख लीजिए। पहले इसको लिखो, दूसरा मेथड बता रहा हूं। चलो देखो, दूसरा मेथड थोड़ा आसान लगता है, बट जो आपको समझ में आया उसी को हाँ बोलो। सर इसका मतलब वो एन फैक्टर जो निकला वो क्या Fe 0.94 उसका टोटल का Fe का एन हाँ फैक्टर निकला? देखो एन फैक्टर्स में हम उसी को कंसीडर करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। समझा एक बात? इसमें यहाँ पर जो आयरन बच्चे हैं ना, आयरन जो है ना, यहाँ पर Fe2 प्लस में भी है और Fe3 प्लस में भी है। तो हम एन फैक्टर्स में उसी आयरन का कंसीडर करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। समझा? सर और हाँ, और एन फैक्टर्स ये पूरा कंपाउंड का निकला। हाँ, ये जो एन वही फैक्टर्स पूछ देख रहे हो ना, ये पूरा कंपाउंड का निकला। हाँ। हम भले ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, बट एन फैक्टर्स पूरा कंपाउंड का निकलता है। कोई भी क्वेश्चंस में जो हम कराएंगे, भले हम एलिमेंट का चेंज देखते हैं, बट एन फैक्टर्स हमेशा पूरा कंपाउंड का निकलता है, एलिमेंट का नहीं निकलता है। चलो दूसरा मेथड देखो, यहाँ पर दूसरा मेथड पहले बता लो इसको। हम ओवरऑल इसका आयरन का जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, दैट इज 0.94 x -2 इज इक्वल टू 0। मतलब ओवरऑल आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं हम ये यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि हम ये पहला वाला मेथड में क्या था, पहले हम Fe2 प्लस निकाले, Fe3 प्लस निकाले, फिर उसके बाद प्रोसीड किए। हम ओवरऑल जनरल इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता तो क्या करते, दैट इज 2 इंटू आयरन का निकालना था, x मान लेते -6 दैट इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाता, +3 आ जाता। तो उसी तरह अगर मुझे इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ये काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, उधर लेकर जाओ, दैट इज x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 by 0.94। 2 बाई 0.94। तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, 200/94। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 200/94 है। अच्छा, यहाँ पर चेंज की बात करते थे, चेंज की बात करते थे, तो चेंज कैसे निकालते थे? देखो, चेंज दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 200/94 चेंज निकाल लेते थे। और अगर मैं इसका एन फैक्टर्स निकालना चाहता हूं तो एन फैक्टर्स क्या होता है, ये जो नंबर दिया रहता है, दैट इज दिस नंबर इनटू चेंज। क्या आप ये बताओ मुझे, क्या इससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है क्या? कैलकुलेट करके देखो, जो पिछला रिजल्ट आया उससे भी एन फैक्टर सेम आ रहा है क्या?
हाँ सर 0.82 ही आ रहा है। 0.82 आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अप्रोच हम अप्लाई करें, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक चीज और देख लो। अगला क्वेश्चन है, एन फैक्टर्स बताओ इसका, ट्राई करो एक बार। तो 0। नहीं, गलत है। सर +1। नहीं, चलो चलो ये देख लो। यहाँ पर जो आयरन है ये +3 में, यहाँ पर जो कार्बन है दैट इज इन आई थिंक सो +3। इतना तो समझ में आता होगा। देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, मतलब जो भी एन फैक्टर्स होगा इस कार्बन की वजह से होगा। ठीक, ये सब पहले समझ में आ रहा है? बताओ, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, कार्बन का +3 से +4 जा रहा है। चेंज कितना का है? 1 का है। चेंज 1 का है। कार्बन कितना है बताओ? 6 है। 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में होगा कि मान लो कि सर ये Fe3+ नहीं Fe2+ होता तो क्या होता है इनफैक्टर्स? ऐसा भी सवाल मन में आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ, तो आ रहा होगा तो उसको हम अगले अगले केस में डील करेंगे। पहले ये लिखो और उसके बाद आगे लिखो, एक पॉइंट लिखो पहले, उसके बाद आगे मूव करेंगे। लिखो, देखो हेडिंग लिख लीजिएगा, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ more than one element, when oxidation number of more than one element changes in a compound, when oxidation number of more than one element changes in a compound, changes in a compound इसमें पहला केस लिखें, केस 1, केस फर्स्ट। if oxidation number of all the element, if oxidation number of all the element either increase or decrease, if oxidation number of all the element either increase or decrease। चलो देखो कैसे से हम एग्जांपल से समझेंगे कैसे हम डील करेंगे। हाँ, किनका कौन बोला था ना कि म्यूट करके रखें अपने आप को, जब बोलना है तो अनम्यूट करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयरन देखोगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन +3 में है। यहाँ पर कार्बन देखोगे +3 में है,
यहाँ पर कार्बन +4 में है। क्या आप देख रहे हो, इस कंपाउंड में से एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर दोनों केस में देखोगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है ना। हम लोग का यही केसेस है। यहाँ पर पहला हम केस यही डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, आयरन का भी बढ़ रहा है और कार्बन का भी बढ़ रहा है। तो इस कंपाउंड का एन फैक्टर्स क्या होगा? तो सबसे पहले ये बताओ, इस आयरन की वजह से एन फैक्टर्स कितना होगा बताओ। अगर मैं आयरन की वजह से एन फैक्टर देता तो One. चेंज 1 का और आयरन भी 1 का, तो इसके वजह से एन फैक्टर्स 1 होता। इस कार्बन की वजह से एन फैक्टर्स कितना होता? 2. चेंज 4 - 3 दैट इज 1 और यहाँ पर 2 होता। तो ये जो इस कंपाउंड का ओवरऑल एन फैक्टर्स जो होता है ना, दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। ये क्या होगा, 3 होगा एन फैक्टर्स इस कंपाउंड का। अच्छा बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये बताओ मुझे। रिड्यूसिंग एजेंट. इतना अच्छा, हाँ? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। हाँ, खुद तो ये ऑक्सीडाइज होता है. रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेगा, यही करेगा ना। हाँ सर. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो लिख लेना ब्रैकेट में, ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दिस मॉलिक्यूल्स। ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दिस मॉलिक्यूल्स। What happened? आप देख लीजिए, पकड़ जाएंगे। तो ये यहाँ लिख लिए, ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दिस मॉलिक्यूल्स। यहाँ लिख लिए ना, ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन हाँ, लॉस्ट सर। बाय दिस मॉलिक्यूल्स। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको भी समझने की कोशिश करो। देखो इसको FeS2, इसको इसका नाम ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, आयरन पायराइट बोलते हैं। क्या? आयरन पायराइट। मेटलर्जी, हाँ पायराइट, आयरन पायराइट। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है देखने दो मुझे। FeS2 कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में, Fe2O3 में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बताओ आयरन पायराइट का, तो एक चीज मैं हेल्प कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पर ये ध्यान रखना, आयरन पायराइट में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये -2 में है। तो यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये ऐसा है कुछ, देखो 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 समझो, ये Fe2+ है और ये क्या है, सल्फर, ऐसा है कुछ। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला? जैसे अगर ये क्या होता है, इसको क्या बोलते थे बताओ, -1, ये ध्यान रखना। जैसे इसको हम परऑक्साइड बोलते थे ना, हाँ। उसी तरह ऑक्सीजन के जगह यहाँ पर सल्फर है। तो सल्फर है, तो यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 होगा। यहाँ पर इसको ऐसे नीचे में लिख ही दिया, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ये ध्यान रखना है। आयरन पायराइट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और ये तो +2 में है ही।
हाँ निकला कि नहीं का एन फैक्टर्स उसका कितना आएगा? 11 11। बिल्कुल बिल्कुल 11 आ रहा है, 11 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय दिस आयरन पायराइड, ये होगा ना, क्योंकि ये अभी कैसा काम करेगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके आयरन के वजह से एन फैक्टर देखते तो क्या होता, +2 से +3 में जाना 1 होता। इसके वजह से एन फैक्टर देखते हैं तो -1 से +4 में जाना, चेंज 5 का, और सल्फर 2 है इसलिए 10। तो एन फैक्टर्स क्या होगा, दोनों देख रहे हो बढ़ रहा है, +2 से +3 बढ़ना, -1 से +4 जाना बढ़ना, मतलब एन फैक्टर दोनों को ऐड कर दो 11 हो जाएगा। तो ओवरऑल 11 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दिस मॉलिक्यूल्स। चलो सर एन फैक्टर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। हाँ, इसमें लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। यहाँ पर लॉस किस लिए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगला एग्जांपल देखो, जैसे सर आप बोलो। ओ सर हम कैसे समझे कि वो कौन सी रिड्यूस हो रहा, वो कौन सी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है एंड कौन सी गेन हो रहा है वो एन फैक्टर से? हाँ बता रहा हूँ। चलो इसमें बता रहा हूँ। वो पीछे पढ़ाए थे ना बच्चे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसके पीछे वाला चीज, बेसिक चीजें ध्यान में रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस होता है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। अगर खुद रिड्यूस होता है, देखो यहाँ पर खुद रिड्यूस होता है तो ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरा रिड्यूस होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और अब ये बताओ कि देखो रुको थोड़ा सा, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये इटसेल्फ, हाँ इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ रिड्यूस होगा। अच्छा, ये रिड्यूस होने का काम कहाँ चलता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिड्यूस होने का काम क्या चलता है, रिडक्शन में होता है ना। रिड्यूस होने का काम रिडक्शन में होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, बताए थे ना, रिडक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और इटसेल्फ क्या करेगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडेशन का, हाँ ऑक्सीडेशन का काम कहाँ होता है, ऑक्सीडेशंस में होता है। ऑक्सीडाइज होने का काम ऑक्सीडेशंस में होता है, और ऑक्सीडेशंस में ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का लूज भी होता है। समझा ये चीज? हाँ सर। तो देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ये +3 में, ये +2 में, नाइट्रोजन देखोगे ये +5 में, और ये +2 में है। तो यहाँ पर देखो, ऐसे समझो बच्चे, सबसे पहले ये पता करो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे उसको पता करने की बात है, ये अगर ये भी याद नहीं रहता है तो उसको भी याद करने का एक टेक्निक ऑक्सीडेशंस में एजेंट और जो रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना याद। ऑक्सीडेशन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शंस में कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये बोलोगे सर ऑक्सीडेशन कैसे पता लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शंस मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटेगा तो रिडक्शंस होगा। समझ रहे हो ना? तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना ही है, मतलब रिडक्शंस ही है। रिडक्शंस घटना मतलब रिडक्शंस ना। अगर रिडक्शंस है तो रिडक्शंस में कौन सा एजेंट भाई साहब, रिडक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग।
मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन सा प्रोसेस में हो रहा है? रिडक्शन में हो रहा है। रिडक्शन से मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा। मतलब ये भाई साहब क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन करने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ, तो अभी बताओ इसके वजह से एन फैक्टर्स कितना होगा? 1 1 1 का। इसके वजह से एन फैक्टर्स बताओ, पर एटम चेंज बताओ। 3 का। 3 9 पर एटम, बट नाइट्रोजन कितना है? 3, तो ये 9 हो जाएगा। तो एन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी 10 हो जाएगा। 9 + 1 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा या गेन करेगा? Gain देख करेगा। लो ना, यहाँ पर गेन करेगा। तो लिख लो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन गेन बाय दिस मॉलिक्यूल्स। चलो एक क्वेश्चन आप लोग खुद करो। आर्सेनिक सल्फाइड है, ये आर्सेनिक सल्फाइड है। AsO4 3- प्लस सल्फेट है। तो इसका एन फैक्टर्स बताओ। सर 28। हाँ बिल्कुल, अगर 28 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। और सबका 28 आया या कुछ अलग आ रहा है? 28 आ रहा है। 28 आ रहा है। तो 28 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? लूज करेगा। हाँ लूज करेगा। 20 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो तो ये निकाल लिए होंगे, आई होप सो सबसे निकल गया होगा। इसके वजह से ये देखोगे यहाँ पर +3 में है, यहाँ पर देखोगे तो 8 में 3 गया 5, +5 में है। और यहाँ पर ये +6 में है, यहाँ पर देखोगे तो ये -2 में। सल्फर -2 में है। तो इसके वजह से एन फैक्टर्स निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 to 4 आ जाएगा। और इसके वजह से निकालोगे तो 8 24 आ जाएगा। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर दोनों देख रहे हो बढ़ रहा है तो एडिशन कर दो इसको, एन फैक्टर दैट इज 4 + 24 दैट इज 28। उसके बाद सेकंड केस लिखो। सेकंड केस लिखिए व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ one element is increased. When oxidation number of one element is increased and of other is decreased, and of other is decreased.
मतलब हम लोग अभी उस तरह का केस डिस्कस करेंगे जिसमें एक ही कंपाउंड में से एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और दूसरा का क्या होगा, घटेगा। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है दैट इज Fe2S3 कन्वर्ट हो रहा है FeO में प्लस SO2 में। देखो इसको, चलो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आयरन देखोगे तो +3 में है, यहाँ पर आयरन देखोगे तो +2 में है, यहाँ पर सल्फर देखोगे -2 में है, हाँ -2 में है, यहाँ पर सल्फर देखोगे +4 में। +4 में। तो एक जगह क्या देख रहे हो, एक जगह देख रहे हो आपकी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाँ, और यहाँ पर क्या देख रहे हो, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो इसके वजह से अगर n फैक्टर्स निकालते तो कितना आता है, पहले देखो बताओ। 3 से 2 जाना 1 का और 2 होगा, तो ये इसके वजह से 2। हाँ, इसके वजह से n फैक्टर्स देखते तो कितना आता, 18। 18 तो हमारा टर्म चेंज देखते तो 8 6 सॉरी 6 into 3 दैट इज 18। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये डिक्रीज हो रहा है, है ना। हाँ रुको। तो ये क्या कर रहा है, आयरन क्या कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये घटना, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिडक्शंस में कौन सा एजेंट होता है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शंस होना तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। हम लोग बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय आयरन। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है, गेन या लॉस होगा। यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम चल रहा होगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सल्फर। तो इस कंपाउंड का जो नेट n फैक्टर्स होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ 18 - 2 दैट विल बी 16। समझा? हाँ सर। हाँ। तो इसका n फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अगर चेंज वाला भी हो गया, अब ज्यादा इसके अंदर और इसके अंदर हम इंटर करेंगे तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा, उतना मैं नहीं जा रहा हूँ। ये एनफ है नीट जेई मेंस के लिए, ये सब एनफ, इससे हार्ड पूछ ही नहीं सकता है वो। इससे भी लेवल होता है, और इससे लेवल बढ़ा देंगे तो जे एडवांस वगैरह चला जाए, तो उतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट केस है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में n फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी हम देखेंगे, और इसमें फॉर्मूला भी देखेंगे। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जैसे एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे ये Br2 जो है, ये कौन सा मीडियम को बता रहा है, या ऐसे चलो मीडियम को नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं। हाँ बेसिक मीडियम ऐसे ले लेते हैं। बेसिक मीडियम में
मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या चीज में होता है? Br-1 में होता है प्लस। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो Br3 माइनस होगा, अगर डाइल्यूट होगा तो क्या होगा बताओ? अगर BRO बेसिक मीडियम डाइल्यूट, Bro माइनस, बिल्कुल BR गुड, माइनस। Bro माइनस, बिल्कुल 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 सही है। चलो, तो ये हम जानते हैं। तो अगर मुझे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में अगर यहाँ पर यही Br2 है जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, हाँ ये सर 0 से -1 में जा रहा है और 0 से ये +5 में जा रहा है। तो अगर इसका हमको अगर n फैक्टर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले हम थ्योरेटिकली चलेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बता दूंगा। पहले यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना। क्या करना करेगा? पहले फर्स्ट लिखो लिखो आप, फर्स्ट बैलेंस बैलेंस इट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये बता चुका हूं, दो तरह का बैलेंस करने का, दो मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन तो नंबर सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप बैलेंस, हाँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप बैलेंस कीजिए। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या करना है भाई साहब? तो n फैक्टर्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला भी बताया था, दैट इज नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। पर मॉलिक्यूल याद करो, लिखाया था कहीं पर, अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहीं ना कहीं जरूर लिखाया था ये फॉर्मूला। और ये बोला था ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शंस में ये फॉर्मूला लग जाता है। तो अब ये क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करो, इसको बैलेंस करो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना आता है। पहले इसका ऑक्सीडेशन हाफ लिखे, रिडक्शन हाफ लिखे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड होगा, फिर अदर आइटम को बैलेंस करे। फिर उसके बाद बेसिक मीडियम में सबसे पहले बैलेंस किसको करते हैं बताओ? एसिडिक मीडियम में तो सबसे पहले हम चार्ज को ऑक्सीजन को बैलेंस, चार्ज को, चार्ज बताएगा OH माइनस कितना आएगा, फिर ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस। तो ये सब स्टेप आपको याद हो जाना चाहिए। चलो ये बैलेंस करो, आप खुद करो ये। सर बोले रुक जा थोड़ा सा।
हाँ बोलो बोलो। 6OH माइनास प्लस 3Br2 एरो दिए, BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 3H2O। CH2 ओके ओके। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो कितना आया? क्या 10 आया? हाँ नेट सर। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 10 आया? हाँ मतलब ऑक्सीडेशन से कितना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गया, दैट इज 10। ये 10 आया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो 10 आ गया तो मुझे तो इंडक्टेंस पता चल गया। एक बार मुझे बता दो क्या है 6Br2 प्लस वो उसको तो 2 3Br2 से डिवाइड कर 3Br2 अच्छा 3Br2 है। 3Br2 प्लस 6OH गिव्स माइनस राइज टू 6OH माइनस गिव्स राइज टू BrO3 माइनस 5Br माइनस BrO3 माइनस बिल्कुल प्लस 5Br माइनस 5Br माइनस Br माइनस यही है CH2 प्लस 3H2O। 3H2। चलो ओके, तो यही सब का आया होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसका n फैक्टर्स, यही डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, अगर मुझे इसका n फैक्टर चाहिए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 10 का आया होगा, आप जब निकाल रहे होंगे तो ये पता लगा होगा, 10/3 अपॉन 3 कर देंगे। 10/3 ये 10/3 आ जाएगा। अच्छा ये कुछ गलती किया क्या? 5/10 हाँ चलो ये n फैक्टर्स निकाल लिया, किसी का भी n फैक्टर्स निकाल सकते हो। अगर मुझे n फैक्टर्स इसका निकालना है, चलो इसका तो ये बेसिक मीडियम को बता रहा है, इसका अगर n फैक्टर्स निकालना है तो ये कितना आएगा बताओ? यहाँ पर ऐसे कर लो, चेंज नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 10। बट अगर यहाँ से निकालेंगे तो देखो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, +5, ये +5 और ये 0 है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक चीज गलती किया, ये जो रिएक्शंस को ना जब आप बैलेंस करना तो इसको 2 से डिवाइड मत करना, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है। अगर उस तरीका से सोचता, ये देखो ये BrO3 माइनस है और ये Br2 है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है, तो जैसे हम पहले निकालते थे उससे भी सेम आना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये +5 में है और ये 0 में है, तो चेंज देखेंगे 5 का, और यहाँ पर ब्रोमीन 1 है तो 5 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो मुझे 10 आ रहा है।
तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? आप जो ये रिएक्शन लिखे थे ना, उसको 2 डिवाइड करके लिखे थे, आपको 2 डिवाइड नहीं करना है। क्यों सर? मतलब उसको क्या तो बताना चाह रहा हूँ बच्चे? सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना चाहिए, रिएक्शन को हाँ, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो में। रेशियो में लिखना है एन। हाँ, लिखना है। जब आपसे बैलेंस करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना। बट जब आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर्स आपसे पूछा जाए, एन फैक्टर पूछा जाए, तो आप वहां पर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में मत लिखना, नहीं तो गड़बड़ आ रहा है। देख रहे हो ना यहाँ पर? हाँ सर। यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है, तो गड़बड़ तो नहीं आना चाहिए ना। हम नहीं अगर सर। दोनों तरीका से जो निकाल रहे हैं सेम रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए आप हाँ। जो वहां पर डिवाइड किए हैं, डिवाइड मत करना। डिवाइड नहीं करोगे, रिजल्ट देखोगे सेम आ जाएगा। यहाँ पर इसको क्या कर दोगे? 6 कर दोगे, ये क्या हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा, 10 ये होगा, 10 हो वो जाएगा, 6 होगा। 6 हो जाएगा। अब देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर एन फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एन फैक्टर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन 6। 6। अगर मैं इसका एन फैक्टर्स, इसका तो बेसिक मीडियम है, ऐसे 12 अपॉन, चलो इसका एन फैक्टर्स की बात करते हैं। इसका एन फैक्टर्स निकालो, दैट इज 10 अपॉन 2, 5। देखो 5 भी चाहिए, पर एटम चेंज 5 का, और एक ही ब्रोमीन है तो 5। इसका एन फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन 10, 1 आना चाहिए, और आना भी चाहिए। देखो ये -1 से ये 0 है, पर एटम चेंज 1 का, और एक ही ब्रोमीन है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। चलो, अब ये मेथड अगर सीख लिए तो, बट हम हर एक बार डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए बैलेंस नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे काम करना। एन फैक्टर्स अगर निकालना है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। ये एन फैक्टर्स किसका? द सब्सटेंस, ऐसे सर वो क्या लिखे, वो हेजी आ रहा है। N1 इंटू एन, क्या 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 हेजी आ रहा है। है। N1 लिखा प्लस नहीं। N1 इन, हाँ सर। अच्छा रुक जा। अब सही है? नहीं सर, वो ठीक है, चल नहीं जाएगा नहीं। चल। हाँ सर ठीक है। चलो अब ठीक है। चलो लिख लो। N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। NF, वो जो एरो लिखा हो ना, एरो के नीचे लिख लेना। NF किसका निकालना है? जो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। द सब्सटेंस विच गेट डिस्प्रोपोर्शनेट, यहां पर लिख लेना। सब्सटेंस विच गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब ये फॉर्मूला उसी पर लगाना जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, सब पर मत लगा देना ये। सर ओके, N1 into N2। हाँ, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर देखें, लिख लिए। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे। एक चीज और बता रहा था, जब आप देखो, जो अभी थोड़ा देर पहले बच्चे बोल रहे थे ना कि सर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अलग रिजल्ट आ रहा था, तो अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 5 लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसके पहले वाला जो आप 2 डिवाइड कर दिया था ना, उस केस में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी 5 लेना पड़ेगा, तब सेम रिजल्ट आ जाएगा। ओके। अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करना है, उसमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 10 लोगे। हाँ। और मतलब जब बैलेंसिंग कर रहे थे तब जितना इलेक्ट्रॉन है उस रिएक्शन में, तब उतना ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। हाँ, अगर डिवाइड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में भी डिवाइड करना पड़ेगा।
समझा? ओके ठीक। हाँ 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 सर एक। चलो अब तो सही हो गया। हाँ अब सर। यहाँ पर देखो, अब Br2 बेसिक मीडियम में क्या होता है, Br माइनस में चला जाता है और ये Br2O3 माइनस में चला जाता है। अब यहाँ पर देखना, यही सब्सटेंस है जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, इसका इनफेक्टस निकालना है। ये 0 से कहाँ जा रहा है भाई साहब, -1 में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ये +5 में जा रहा है। तो ये जो है ना, ये इसको हम N1 बोल देते हैं। N1 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, पर एटम चेंज 1 का 2 आ जाएगा। इसी तरह ये जो निकाल रहा हूँ N2 बताओ, 10 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्या ये आ रहा है बताओ, ये 10 और ये 6 मतलब 5/3, यही आया था क्या? हाँ सर। हाँ सर वही। चलो अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसका निकालना है, इसका इनफेक्टस निकालना है, तो इसके लिए पर एटम चेंज बताओ, इसका इनफेक्टस क्या हो जाएगा? नॉर्मल जैसे निकालते थे, ये -1 से 0 में जाना, चेंज 1 का, तो इसका इनफेक्टस 1 हो जाएगा। इसका इनफेक्टस निकालना है तो क्या होगा, देखो बताओ, 5 हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ एंड सिर्फ वही में लगाना है जो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। इसी तरह इसमें लगाकर बताना मुझे, ये होमवर्क है। ये बेसिक मीडियम में कोई बताएगा डिस्प्रोपोर्शनेट होगा क्या बनाता है? P4 PH3 plus PS3 प्लस H2PO H2PO2 माइनस। चलो इसका इनफेक्टस निकालने का जिम्मेदार आपको। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।